बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये पहली बार है कि एक मेकअप मैन अपने हेयर स्टाइल जो इन्होंने बनाए आर्टिस्टों के, उनके लिए बहुत मारूफ़ हैं, बहुत जाने जाते हैं। इन्होंने एज़ ए चाइल्ड स्टार चंद फिल्म्स में भी काम किया, उसके अलावा इन्होंने फ़िल्म प्रोड्यूस भी की। तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये इंटरव्यू देख के मज़ा आएगा। बात की जाए सायका बेगम की, जो कि पहली बार जिनकी उन्होंने ग्रूमिंग की और उनको खूबसूरत लुक्स दिए, उसके अलावा फिर साइमा जी, नादरा बेगम, आसिया बेगम, कौन कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस नहीं हैं जिनको इन्होंने ग्रूमिंग जिनकी नहीं की। तो इनसे एक एक आर्टिस्ट जो हमारी पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के मेल फीमेल जो आर्टिस्ट रहे जिनके साथ इन्होंने काम किया, उनकी तादाद दर्जनों में है। तो इंशाल्लाह इनसे जो है तमाम तर तफसीलात हम लेंगे। उम्मीद है आप इस इंटरव्यू को पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे बने? क्या बचपन में शौक़ था या फिर किस तरीके से आपका रुझान फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आया? बस बचपन की बात है कि माँ बाप ने बड़ा चाहा कि हम पढ़ लें, लेकिन हम थोड़ा से बदनसीब थे, पढ़ लिख नहीं सके उस दौर में। तो हमें शौक़ था ये फिल्में देखने का। तो यही दिल में पैदा हुआ कि यार ये एक्टर कैसे बनता है, ये इसको कैसे देखा जा सकता है। तो बड़े स्ट्रगल करने के बाद घर से भागे तो फिल्म इंडस्ट्री में आए। जब फिल्म इंडस्ट्री में आए तो ये एवर्नो स्टूडियो के गेट के बाहर मैंने ज़िंदगी में पहले ये आर्टिस्ट देखे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इलियास कश्मीरी साहब। वो पैदल निकल के बाहर स्टूडियो की तरफ जा रहे थे। तो मैंने लोगों से पूछा कि ये इलियास कश्मीरी साहब हैं? उन्होंने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वो बाहर स्टूडियो आगे गेट होता था छोटा सा, जब वो अंदर गए तो मुझे भी चौकीदार ने नहीं रोका कि उनके साथ 3-4 लोग और थे। मैं उनके पीछे अंदर चले गया। जब मैं अंदर गया तो वो एक रूम में चले गए तो मैं बिल्कुल गुम हो गया कि इतना बड़ा स्टूडियो। मेरे जहन में ख्याल आ रहे थे वो घोड़े कहाँ से भागते हैं, वो कौन सी जगह है। तो मैं देख रहा हूँ तो एक फ्लोरों की लाइन है, तो एक फ्लोर था उसके अंदर शूटिंग हो रही थी एक फ़िल्म की। तो बाहर एक चौकी गार्ड बैठा था। तो मैं जाने लगा तो उसने मुझे रोक लिया। मैं फिर वापस आ गया, मुझे नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। कोई 5-10 मिनट के बाद फिर मैं ऐसे गया, 3-4 लोग जा रहे थे, मैं बच्चा था, मैं भी उनके साथ अंदर चल गया। तो अंदर एक शूटिंग हो रही थी। तो दूसरे मैंने आर्टिस्ट देखे, असद बुखारी साहब। मैं देखा तो मैं ऐसे परेशान हुआ, मैंने कहा ये असद बुखारी साहब हैं। तो वो रसाला पढ़ रहे थे, मैं उनके पीछे जाकर ना उनकी कुर्सी पे खड़ा हो गया। जब उनकी तस्वीर है तो मैं उनसे पूछूं, मैं कहा जी ये तुसी हो? उन्होंने मेरी तरफ देखा, कहना हाँ। फिर उन्होंने देखा आगे उनकी तस्वीर में। मैंने जब तीसरी बार उनसे कहा ना कि ये तुसी हो, वो कहते बल्लो की गल है पुत्र, तो कौन है? तो उन्होंने कहा बच्चे ने तो पीछे करो। तो मुझे उन्होंने सेट से बाहर निकाल दिया। मैं आ गया बाहर, स्टूडियो में खप पड़ गई। बाहर स्टूडियो में एक आदमी थे, वहाँ शिफ्ट इंचार्ज थे अनवर चौहान साहब। उन्होंने पूछा कहाँ से आए हो? मैंने कहा फ़लाँ शहर से, बहावल नगर से। उन्होंने कहा मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ। उन्होंने मुझे दारुल रहमान के हवाले किया। मैं अगर वो मुझे मेरे घर छोड़ा है। मैंने अपनी वालदा को कहा कि मैंने फिर चले जाना है, आपने परेशान नहीं होना, मैंने यहाँ रहना नहीं है। महीने 2 महीने का फिर आ गया। फिर मैंने यहाँ स्ट्रगल की। मुझे बचपन का एक्टर बनने का बहुत शौक़ था। कुछ अर्सा मैंने ये मेकअप मैनी का काम सीखा। कुछ चंद माह मैंने एडिटिंग का काम सीखा ज़मीर कमर साहब के पास। उसके बाद बहुत बड़े राइटर थे पाकिस्तान के, तनवीर काज़मी साहब। उनके यहाँ औलाद नहीं थी, फिर उनके पास अल्लाह ने एक बेटा दिया। फिर मैं उनके घर 6-7 साल रहा, शहजादों जैसे। वो उस वक़्त के बहुत बड़े राइटर थे। तो उन्होंने मुझे उनके साथ ही जाना, साथ ही आना। लेकिन मैं घर पे वो बड़ी पाबंदी फ़ील करता था। मैं स्टूडियो में रहना चाहता था हर वक्त। वो कई दफ़ा ऐसा हुआ, अगर शाम पड़नी जब शाहजी ने घर जाना, मुझे पता कराना तो मैं गायब हो जाना। ऐसे करते करते फिर मैंने 3-4 फिल्मों में काम किया। बचपन ज़िद्दी भी राय साहब का बचपन किया था। एक फ़िल्म थी डाकू ते बदमाश दौर बड़ सबड़े, उसमें मैंने मेरे ख्याल असद बुखारी साहब का बचपन किया। ऐसे एक फ़िल्म थी बिन बात, काफ़ी फिल्में ऐसे। तो मैंने फिर मैंने थोड़ा सा जब टाइम गुजारा, कुछ 2-1.5 साल, तो मैंने डिसीजन किया कि मैं एक्टर तो बन नहीं सकता। तो यहाँ रहना है तो मैं क्या सीखूँ। तो मैंने फिर ये हेयर स्टाइल का शोबा सीखा। मेरे उस्ताद थे नसीम साहब। उस वक़्त वो रानी बेगम के बड़े बड़े स्टारों के हेयर स्टाइल थे। चीफ मेरे थे जाकिर साहब। फिर इनसे मैंने काम सीखा थोड़ा सा। तो अभी मैं मुकम्मल, मुझे काम नहीं आया था तो मुझे सायका बेगम ने मौका दे दिया। सायका बेगम उस वक़्त बड़ी हिट हीरोइन थे। तो उन्होंने मुझे अपने साथ रख लिया। ज़िंदगी में मैंने फ़र्स्ट टाइम उनके हेयर स्टाइल बनाया। फिर उनके साथ काफ़ी फिल्में की। उसके बाद फिर इत्तेफाक हुआ आसिया बेगम के साथ, उनके साथ भी काफ़ी फिल्में की। सबसे पहले मैं उनके साथ ऑर्डर किया था आशुका फ़िल्म की, मीरपुर कश्मीर 72 में। उसके बाद फिर चल सो चल
आस्ता आस्ता फिर मेरा नाम काफ़ी बन गया इस शोबे में। छोटे स्टार जो बी क्लास स्टार होते हैं, आरफा सिद्दीकी वो बहन का रोल, जहाँ वो उसका हेयर ड्रेसर मैं। मरोज़िया बेगम खाली गाना मुजरा करती उसका हेयर ड्रेसर मैं। फरदौस बेगम थे जो पुराने हीरोइन, वो दोबारा सेकंड टाइम आए माँ के रोल में, उनका हेयर ड्रेसर मैं। नाजरी बेगम का हेयर ड्रेसर मैं। पश्तो की सुपरस्टार हीरोइन थे यास्मीन खान बेगम, उनका हेयर ड्रेसर मैं। ऐसे फिर चल सो चल। फिर एक मौका मिला आगे जाके कि यूनुस मलिक साहब, मसूद भट्ट साहब जो भी हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, परवेज़ राना साहब, ये हमारा स्टार्ट इकट्ठे बहुत गुजरा है। हम कई दिन दफ्तरों में सोए इकट्ठे ही। उसके बाद कई साल मैं इनको इनके घरों पे छोड़ के आया हूँ, जिनमें अभी वो मेरे एक दोस्त जिंदा है, मसूद भट्ट साहब। बड़ा मेरा एक अच्छा वक्त है एज ए हेड सर। तो ये बहुत बड़े फिर इनके नाम बने। यूनुस मलिक साहब का बहुत बड़ा नाम बनना, बड़ी बड़ी फिल्म उन्होंने बनाई, जिनमें मौला जट, शेर खां भी। फिर ऐसे ही परवेज़ राना साहब, उन्होंने मेरी फिल्में भी फिर डायरेक्ट की एक टाइम पे, देसां दा राजा और परदेसी है वतन। फिर जिनका मैं आशिक था कैफी साहब, भट्टी साहब, फिर मैंने एक टाइम पे उनसे फिल्म बनवाई बाबल दा वेड़ा। फिर मैंने सलमा आगा जी का काम किया, जितना यहाँ वो रहे उनका मैंने काम किया। सुषमा शाही जी जब आए नेपाल से, इनका मैंने काम किया जितनी देर यहाँ रहे। फिर मैंने अंजुमन बेगम का काम, जब मैं नादरा बेगम का इन सब का एक दिन टेस्ट लिया था हमने, आखिरी जंग एक फ़िल्म थी उसके लिए, तो इनका मैं काम करता। तो इनको शौक़ नहीं था फिल्मों में काम करने का, नादरा जी को, लेकिन वो घर वाले कहते थे कि चलो, हम भी कहते थे कि एक बड़ा नाम बनते इससे। उसमें नीली बेगम थे, नादरा बेगम थे, फरहाद दीबा जी थे। इनका एक दिन में टेस्ट लिया, बहरहाल फिल्म शुरू हुई, दोनों हीरोइन आ गई, नीली बेगम और नादरा बेगम, यूनुस मलिक साहब। उसके बाद चल सो चल शुरू हो गए। फिर उनके साथ मैंने मेरा इंतकाम एक फ़िल्म थी वो मुकम्मल की, और काफ़ी फिल्में शुरू हो गई इनकी। बहुत अच्छी खतून थी। एक दफ़ा एक स्टडी शिफ्ट थी सुबह 6 बजे से, गर्मी के दिन थे फुल जून जुलाई के, तो जलो पार्क में शूटिंग थी। तो मैं इनके घर पे सुबह 5 बजे गया, जहाँ ये पहले रहते थे। तो मैंने इनको जाके उठाया, तो सुबह सुबह गर्मियों के दिन थे, उठे। मैं 10 मिनट मैंने दूसरे कमरे में बैठ के ये फ्रेश मेकअप मुकअप के लिए बैठे, गप्पे शप्पे लगनी शुरू हो गई। फैमिली इनकी दूसरे रूम में थी, बातें करते करते सुबह सुबह इन्होंने कई कपड़े वाले को ना टाइम दिया था, जो फेरी में कपड़े नहीं बेचते उनको, तो वो भी को आते पौने घंटे बाद आ गया। तो उसको कहने लगी पंजाबी में, चल भी खोल केड़े केड़े कपड़े नहीं देख। तो मैंने कहा हो सकता है इन्होंने लेडीज़ कपड़े लेने हो, तो इसको कल कह दिया हो कि भी सुबह सुबह तो आज ही मैं शूटिंग पे जाने। तो मुझे कहने लगी, हम उनको फरा जी कहते थे, सरवर जी ये देखो केड़े केड़े कलर पसंद है। मैंने कहा जी लेडीज़ के जेंट्स के नहीं, पहले जेंट्स देखो। मैंने उनको 4-5 कलर बताए, उन्होंने कहा ये निकालो, उन्होंने फाड़ दिए। शॉर्टकट के हम शूटिंग पे जब पहुँचे वहाँ, मेरा इंतकाम फिल्म का नाम था, फैज़ मलिक साहब डायरेक्टर थे, जलो पार्क। तो जब वापसी सुबह 11 बजे वहाँ से पैकअप हुए, तो फिर मैंने वापस स्टाफ के साथ स्टूडियो आना था। तो डिग्गी से उन्होंने कहा ये कपड़े, मैंने कहा मैंने तो कभी कहती नहीं, ये मैंने लिए ही आपके लिए। फिर इत्तेफाक हुआ उनके साथ, हम कलाम से वापस आ रहे थे पिंडी तक बाई रोड, मैं और उनकी खाला थी साथ, सैया जी। तो वो गाड़ी का सफ़र एक बहुत यादगार सफ़र है, वहाँ के दिन बहुत यादगार है। फिर एक टाइम आया कि मेरे जो चीफ थे वो अंजुमन जी बेगम का काम करते थे, वो अल्लाह को प्यार हो गए, तो ये मुझे बहुत लाइक करती थी अंजुमन बेगम। तो इन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा मैं तो इतने लोगों का काम कर रहा हूँ, तो आप बहुत बड़ी स्टार बन गए, तो मैं तो कहती नहीं प्लीज़ आप मेरा काम करें। जब मैंने ये काम फरा जी का सबका छोड़ा, तो मुझे फरा जी ने कहा कि सरवर जी तुम उन्होंने भी काम करो, मेरा काम ना छो। मैं कहा सर एक टाइम तो मैं ना कम नहीं कर सकता। ऐ जिंदगी के दिन उन्होंने बहुत अच्छे, बड़ी जिंदा दिल औरत सी, बड़ी खर्चीली खुश मजाज एहसास वाली औरत सी। बड़े लोगों ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से पले किए ने, अल्लाह दी जन्नत फरदौस अला मुकामत, वो हीरा थी। ऐसे ही सारा बेगम थे, वो भी हीरा थे। ऐसे रीमा बेगम है, इनकी फ़िल्म थी बुलंदी, जब उनके साथ मेरा इनका स्टार्ट हमारे साथ ही शान साहब का और रीमा बेगम इकट्ठे हुआ। हम 1 महीने के लिए इस्लामाबाद के बुलंदी की शूटिंग पे, तो रोज़ गप्पे शप्पे लगानी, शान ये वो सारे मजाक। बहरहाल अल्लाह पाक ने इनको स्टार बना दिया। रीमा, फिर भी मैंने रीमा बेगम का बहुत काम किया, समझ गए। फिर उनके साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन रहे, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा उनके साथ मेरा। फिर मदिया शाह जी का मैंने काफ़ी काम किया उनके साथ, मगर क्या एक टाइम पे ये दोनों स्टार थी, फिर मुझे एक का छोड़ना पड़ता था, फिर मैं छोड़ देता था मदिया जी का, लेकिन मेरा उनके साथ भी बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। तो ऐसे सलमा बेगम, जब ये शेख साहब की वाइफ थे जो उस तौर पे, उनके साथ मैंने बहुत काम मैंने बहुत किया। फिर मैंने जब देखा कि ये मैंने जो शोभा अख्तियार किया है, इसका सबसे बड़ा अरूज है कि जो आप सुपरस्टार हीरोइन के हेयर स्टाइल हो तो आप सुपरस्टार हो। मैंने कहा यार ये तो कुछ मंजिल नहीं है।
फिर मैंने देखा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा शोबा है फिल्म साज, जी। उसके लिए पैसा चाहिए। फिर मैंने वो स्ट्रगल की, फिर मैंने स्ट्रगल करते कर पहले पैसा मैंने बहुत कमाया अपने शोबे में, बहुत पैसे कमाए उस दौर बहुत, मगर उस वक्त ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कोई नहीं थी। हमारे पास बहुत पैसा था लेकिन हमें सेंस नहीं थी। हम कहते थे जब लेंगे बनी बनाई कोठी लेंगे जी। तो हम नहीं प्रॉपर्टी उस दौर में खरीद सके। तो हमें इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दिया था उस वक्त। तो फिर मैंने एक अटैम्प्ट की, एक फ़िल्म शुरू की सूबेदार के नाम से। सूदी भट्ट साहब को मैंने, मसूद भट्ट साहब को डायरेक्टर लिया। तो 2 जनवरी फ़िल्म की ओपनिंग थी। तो मुझे जिस आदमी ने कहा कि आप बनाओ फ़िल्म, मैं पैसे लगाता हूँ, कल ओपनिंग और एक दिन पहले वो भाग गया। अच्छा। मैं फंस गया। मैंने कहा अब क्या करूँ, कार्ड बांट दिए सब लोगों को बात ही। बहरहाल मैंने स्ट्रगल की ओपनिंग। अब मैडम नूरजहान साहब मेरा गाना उन्होंने गाना था, तो 2 जनवरी, उससे पहले वो 16,000 रुपये गाने का लेते थे मैडम जी। तो इन सारी इंडस्ट्री के लोगों ने कहा जी तुम पैसे ना बताओ, नवे साल च बताना। और नवे साल में पहला गाना ही मेरा आ गया 2 जनवरी को। अच्छा। तो उन्होंने मसूद भट्ट साहब से भी रफा डाल लिया, म्यूज़िक डायरेक्टर थे जुल्फ़कार अतरी, इनसे भी रफा डाल लिया कि मैंने तो भाई अब 21 लेना है, क्योंकि इन सब लोगों ने कहा था नए साल में तो मेरी ये वो नाशुगनी हो जाएगी, मैं ये रफड़ पड़ गया। अब वो मैंने एक दोस्त से पैसे मांगे थे, उन्होंने मुझे कहा मैं भेज रहा हूँ। तो मेरे पास पैसे जो 10,000 था वो रात को मैंने हार और मिठाई मंगा ली। अच्छा। अब मुझे पैसे चाहिए और मैडम जी का ये रफड़ पड़ा हुआ है, तो पैसे बंदे ने लेके आना है। तो मेरा बहुत टेंशन का टाइम गुजर रहा था। बहरहाल मुझे उन्होंने कहा, डायरेक्टर साहब ने, म्यूजिक डायरेक्टर साहब ने कहा जी मैडम नहीं मान रहे, तुम जाके गल करो। मैं उनके पास गया, मैंने जाके सलाम किया। मैं कहा मैडम जी अस्सलाम वालेकुम। कहते वालेकुम सलाम। मैं कहा मैडम जी चाय के ठंडा। मुझे कहते हैं कि बेटा जी आप चाय वाले हो। तो उनके साथ एक आदमी बैठा था, वो मेरा दोस्त था, वो भी प्रोड्यूसर था, हनीफ, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। वो हंस पे, वो कहने लगा मैडम जी नहीं यही थे प्रोड्यूसर ने। अच्छा अच्छा अच्छा। कहने लगी बेटा जी बुरा ना मनाना, मैं तो बड़े बड़े ਨੂੰ कह देनी। मैं कहनी सारा सी क्यों बुरा मनाना है। कहते ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया होना ਤੁਹਾਡੇ डायरेक्टर ਤੇ म्यूजिक डायरेक्टर ने दसना है कि मैं 21,000 रुपया, क्योंकि इन्होंने सारे ने मैंने कहते नवे साल च ਤੁਹਾਡਾ ही गाना आ गया। मैं कहा मैडम जी रिक्वेस्ट हैगी ਤੁਹਾਡੀ है कि मैं मजदूर आदमी है, मेरी पहली फिल्म है। मैं कहा सर गाना तुसी साल बाद भी तुसी गाना है, घंटे बाद भी तुसी गाना है। मैं कहा मैडम जी तुसी किसी और का 21 गाना गा के आ जाओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 22,000 दूँगा, नहीं तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ही देना है। मैं ये चाहता था कि मैडम मुझसे लड़ पड़े और मेरा गाना छोड़ के चले जाएं। अच्छा। मेरी असल दुआ ये थी कि ये गर्मी खाएं और छोड़ के चले जाएं। अच्छा। क्योंकि मेरे पास पैसे अभी आने पता नहीं आते हैं कि नहीं आते। तो मुझे कहने लगे कि लो तुसी मन्नू 21,000 नहीं दे सकते थे, 40 लाख की फिल्म कितों बनाओगे। मैं कहा मैडम जी ये सोचना मेरा काम है, थोड़ा नहीं। तो ये मैं 2 कदम का फासला, एक दरवाज़ा खुलना है और दूसरा आपने खोलना है। सिंगर रूम से आपने मिक्सर की तरफ आना है, रिकॉर्डर से सारी दुनिया है। तो वो 2 कदम मुझे ऐसे लग रहा है कि 100 मील के हैं। अच्छा। अब मुझे ये डर है कि पीछे से आवाज़ ना मार ले। वो पिछला गेट बंद हुआ है, अगला मैंने खोला है तो पीछे से आवाज़ आ गई। वो मेरा दोस्त है जो हनीफ, सरवर साहब आ जाओ मैडम जी बुला रहे हैं। अच्छा। तो आगे वाला गेट खोला तो सामने बंदा पैसे लेके आ गया। वो मैंने पैसे जेब में डाले, मैं गया, उन्होंने गाना गाया मेरा ज़िंदगी का पहला, मैं अम्ब चुपन ले गई बाग बिच पड़ी गई। अच्छा। बड़ा सुपर सॉन्ग हुआ था जी बिल्कुल। तो वो फिल्म उसके बाद बंद हो गई। अच्छा। हाँ, उसके बाद मेरे एक दोस्त से बड़ा प्यार मुझसे करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इफ्तिकार उर्फ इस्ता लंबरदार बिश्ती हंजरवाल के थे। उनकी फिल्म बन रही थी मजदूर, तो मेरा उनसे बहुत क्लोज दोस्ती थी, बड़ा रोज़। तो मैंने जब पैसे भी मुझे उन्होंने ये बेचे थे। अच्छा। तो जब मैंने कहा कि जी फिल्म गाना सुपर हिट हो गया, मैं कहा मतलब ये गाना ले लो। वो इसलिए नहीं ले रहे थे कि यार ये ना सोचे कि मैंने इसको पैसे दिए। तो लोगों ने उन्होंने क्या, फिर मैंने डायरेक्टर की भी फिल्म के गाना उनको दे दिया, उनका फिल्म का बिजनेस भी उस गाने से हुआ। उसके बाद फिर मैंने, अच्छा आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो मजदूर फिल्म में सॉन्ग चला है, इससे पहले जो आपकी फिल्म थी वो सूबेदार थी फिल्म, वो बंद हो गई थी। बंद हो गई ये गाने रिकॉर्ड पैसों की वजह से? पैसों की वजह से। अच्छा। हाँ, एक फिल्म उसमें आर्टिस्ट कौन कौन थे? उसमें ये मसूद भट्ट साहब डायरेक्टर थे, उस वक्त अंजुमन बेगम राई साहब ये होने थे। तो वो बंद वहीं पे हो गई शूटिंग उसकी। तो फिर आपने खुद उनको वो बिना किसी पैसे के सॉन्ग दे दिया? उनको दे दिया मैंने। ठीक है जी, आगे कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद फिर मैं अपना वही काम जो कर रहा था इंडस्ट्री का, फिर एक हमारे दोस्त आए, वो भी उनका नाम भी सरवर साहब था। एक हमारे यहाँ कैमरे मैन बहुत बड़े मसूद भट्ट साहब, तो उन्होंने कहा पैसे मैं लगाता हूँ, आप लोग फिल्म बनाए। उन्होंने क्या कि प्रॉफिट में 4 आने आपके, 4 आने मेरे और 8 आने मेरे। हाँ। हमने कोशिश की, फिल्म शुरू कर दी, उसका नाम था इश्क जिंदाबाद। मैंने मसूद भट्ट साहब को कहा, मैंने कहा जी पंजाबी में, मैं कहा जब फिल्म बना लो या दिहाड़ी ला लो। वो मुझे कहते कि दिहाड़ी क्या? मैं कहा तुसी कोई गाना लोगों का 5-5 दिन कर दो, अपनी फिल्म 1 दिन च करो। कहते नहीं फिल्म बनाते। बहरहाल शॉर्टकट वो जो भी बननी थी वो फिल्म लग के फ्लॉप होगी। उसका सॉन्ग बहुत हिट हुआ था,
माइया वे बोल वे क्यों शर्मांदियां ने, रातां नूं मैनूं नींद ना आवे आजा कोल वे। अब वो जो बात मैंने चाय वाली की ना मैडम जी की, उसको भी आपने याद रखना है। जी जी। लो जी वो फिल्म फ्लॉप होगी। उसके बाद मेरा, मगर मैं रनिंग में था, सारी इंडस्ट्री का काम एज ए हेयर स्टाइल कर रहा था साथ। हाँ, फिर मैं रीमा जी का बड़ा वक्त था। फिर मैंने स्ट्रगल की, उसी दोस्त को कहा, मेरे ऐसे ना एक फ़िल्म मैंने कराची में जाके कराई, उमर शरीफ साहब की पहली फ़िल्म मिस्टर 420। लाहौर से मैं स्पेशल बिंग हेयर स्टाइल, और यहाँ से पप्पू डांस मास्टर सम्राट, हम दोनों गए थे। भाई हमारी टिकटें थी, हम वहाँ कराची गए। मैंने वहाँ शकीला कुरैशी जी का काम करना था, तो वहाँ रहे। वो फिल्म लग के सुपर हिट होगी, उसमें रूबी नियाज़ी का भी मैंने काम किया जी। वो फिल्म जब हिट होगी तो सेकंड फिल्म मेरी थी, मेरे जहन में ऐसे ही नाम आ गया, झूठे रईस जी। पैसा मेरे पास फिर नहीं है, 5-7 हज़ार उस वक्त बड़े पैसे थे, मगर इतने होते थे जी। मैंने कहा क्या करूँ, ये मेरे जहन में नाम आ गया। 4 करैक्टर मेरे जहन में है, जवेद शेख, रीमा, उमर शरीफ, रूबी नियाज़ी। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास एक दिन 2-4 दिन के बाद कोई 8-10 हज़ार रुपये जेब में था। मैं सीधे अल्ताफ़ साहब के पास गया हूँ, उधर बशीर नियाज़ साहब भी बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, दुआ सलाम लिए बैठ गए। मैं कहा अल्ताफ़ साहब फिल्म बनानी है, उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह बनाने हैं। मैं दूसरी साइड से लैके गया, उन्होंने मेरे पैसे डिसाइड, उन्होंने मैं 5,000 रुपये डबा दिता। अंदर मैं आया, बशीर नियाज़ साहब ने उठा के दूसरे कमरे से ले गए, उन्होंने पैसे डिसाइड 3,000 उन्होंने दिता। उस तो बाद मैं शालीमार होटल से कमरा ले लिया, इन्होंने उत्थे मैं कहानी से बिठाया। अल्ताफ़ साहब, बशीर नियाज़ साहब, उत्थे कहानी बननी शुरू हो गई। थोड़े बहुत जो पैसे इन्हें मैं अरेंज कर लेना सा, बहरहाल कहानी को नहीं 1 लाइन बन गई। अब उसकी भी ओपनिंग का टाइम आ गया, झूठे रेस की ओपनिंग है तो फिर पैसे नहीं, लेकिन उसमें यह था कि पूरा कराची उस फिल्म को ख़रीदने ओपनिंग वाले दिन ही आया था, पूरा कराची। अच्छा। जो इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे एवन स्टूडियो के मालिक भी बहुत बड़े ख़रीदार थे उस फिल्म के। अब ओपनिंग है तो मेरे पास 6,000 कम है। अच्छा। तो मेरे यहाँ दोस्त अल्लाह उनको जन्नत से, मोदी खान साहब, उनकी फ़िल्म बन रही थी उस दौर में, वर्दी। तो मैं उनके पास, मैं कहा हाँ जी कि 10,000 रुपये दो। तो बड़ा टिपिकल स्टाइल में वो पहलवान थे, वो कहने लगे लो जी ओपनिंग वाले दिन ही सरवर खां जी मंगो। और मैं कहा सर जी देने जी कि नहीं, उन्होंने मुझे 10,000 दे दिया। बहरहाल वो ओपनिंग हुई, वो फिल्म मेरी ओपनिंग पे बिकी, वो फिल्म लग के सुपर डुपर हो गई, ईद पे रिलीज़। उसके बाद फिर मेरी ये स्ट्रगल शुरू हो गई। तो आपकी जो उस फिल्म पे कॉस्ट आई थी, आपने खुद कितने की बनाई थी वो फिल्म, और बिके कितने की थी वो फिल्म? मैंने कराची 5 साल के लिए दे दी थी ना, कराची दी थी MG पे, पंजाब दी थी। कराची से मुझे बहुत पैसे है उस दौर में, वो मैंने 11 लाख की दी थी कराची। अच्छा। उसके बाद भी मुझे उन्होंने पैसे भेजे, डिस्ट्रीब्यूटर मियाँ राशिद साहब, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। यहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे वो मेरे सारे पैसे खा गए, यहाँ के थे। तो बनी कितने की थी वो फिल्म? वो उस वक्त 40 के इर्द-गिर्द में थी। अच्छा। हाँ, 38-40 के इर्द-गिर्द में। अच्छा। तो बड़ा उसका बिजनेस हुआ था। उसके बाद फिर मैंने फिल्म बनाई छुपे रुस्तम। अच्छा, अब छुपे रुस्तम फिल्म शुरू हुई है तो मैडम नूरजान जी का झगड़ा हो गया एवन स्टूडियो के मालिकों के साथ। अच्छा। उन्होंने कहा मैंने यहाँ गाना नहीं गाना। तो मेरी फिल्म का एक गाना रहता था झूठे रेस का। अब वो कहते कि यार मेरा स्टूडियो है शाहनूर, मैं उधर करूँ। अब बहरहाल इत्तेफाक हो गया, हमने गाना वहाँ रख लिया। तो वहाँ मैडम जी के बेटे का घर था अंदर, अच्छू मियाँ जी का। तो मैडम पहले वहाँ आके बैठती थी, चाय वाय पीती थी, फिर हाल में आती थी। हम ट्रैक टू करके बैठ गए हैं सिंगर रूम में, तो वजह था तेरे सामने डायरेक्टर थे। तो हम बैठे तो मैडम जी का वेट कर रहे हैं। अब मैडम जी सिंगर रूम में आए तो हम सारे खड़े हुए हैं, तो उनके साथ नौकर है, उसने ट्रे उठाई हुई है चाय की, नौकर ने। तो हम जब सारे खड़े हुए ना तो मैडम ने मेरे दोनों हाथ कंधों पर रखे ना, मुझे कहने लगे पंजाबी, कहती तू बैठ। अच्छा। मैं बैठ गया। कहती मैं तेन उदन चाह वाला कहा सी ना, तू उदों का नाराज़ है, देख अज मैं तेरे लिए खुद चाह लैके आई हूँ। अच्छा, क्या बात। वो नौकर से उन्होंने ट्रे पकड़ी तो एक लाफ्टर हुआ। मैं कहा नहीं मैडम जी, तू साढ़े बड़े। बहरहाल उसके बाद अल्लाह जी ने उनको मौका नहीं दिया, बीमार हो गए जी। फिर नसीबो जी का इत्तेफाक, मैंने एक फ़िल्म शुरू की देसां दा राजा जी। तो गाने मैडम जी के लिए बने थे, वो बीमार हो गए। तो ये नसीबो लाल, इनकी एक लड़की मेरी वाकिफ़ थी, शीदा उसका नाम था जी। तो मैक्लोर रोड पे हम गए, काफ़ी दोस्त खड़े थे, मेरे डायरेक्टर दोस्त थे, दरीस खान साहब और काफ़ी लोग। तो 4-5 लड़कियाँ गड़बी वाली मांगने आई। अच्छा। तो उन्होंने सलाम दुआ ली, हमने सलाम का जवाब दिया। तो एक लड़की कहने लगी जी आप सरवर साहब हैं? मैं कहा जी। पहचाना? मैं कहा जी हाँ पहचान लिया। मेरा एक दोस्त था फाइटर रईस, मैंने कहा जाओ यार इनको वहाँ बैठा के ना चाय वाय पिलाओ। वो साथ उनको ले गया वहाँ चाय के लिए। थोड़ी देर के बाद मैं भी वहाँ गया, तो मैंने कहा इनको पान भी मंगा के दो, पान मंगा के दिए। तो वो लड़की मुझे कहने लगी सरवर साहब मेरा एक कम करो। तो मेरे जहन में है कि ये पैसे मांगेगी। मैंने कहा बोलो। कहती नहीं पहले आप मुझसे वादा कर। मैं कहा नहीं मैं ज़रूर करूँ। मेरे जहन में पैसे ही थे। कहने लगी वो मेरी सहेली है, ये नसीबो थोड़ा सा दूर बैठी थी,
तो कहती इसको एक गाना दे दो। अच्छा। मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं कहा गाना, इनका बड़ा टिपिकल स्टाइल है, इनकी बोली अपनी ये कैसे। बहरहाल मैंने उसको टालने की कोशिश की, उसने मेरी बड़ी रिक्वेस्ट की। एक बात उसने मुझे कही कि जब हमारी कि वह शादी अपने ख़ानदान में होती है हम इसको ज़रूर सुनते हैं। तो मैंने ऐसे उसको कहा, मैंने कहा अच्छा आप लोग ना कल आ जाना एवेन्यू स्टूडियो में, ये गड़वियाँ लेके ना आना। अच्छा। मैंने कहा साफ़ सुथरी होकर आपने आना है। वो 4 लड़कियाँ आ गई। ताफ़ा साहब मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर थे। वो गाना बना हुआ था जिदा यार जुदा हो जाए, वो पहला गाना था। तो मैंने ताफ़ा साहब को कहा, पहले ये रेशमा जी का मैडम बीमार हो गए, रेशमा जी का मुझे कहने लगे इतने पैसे मांग रही है। मैं कहा नहीं ताफ़ा साहब, मैडम 21,000 रुपये लेते थे, रेशमा जी को भी 21 दे देंगे। उन्होंने कितने मांगे थे रेशमा जी ने? वो मेरी तो बात नहीं, ताफ़ा साहब मुझे कह रही हो तो मैंने रेशमा जी तो लाख रुपये सुना रहे हैं जी इंडिया से। मैं कहा जो इंडिया है पाकिस्तान है। एकदम ही मैंने कहने लगे मैंने 30 बना लूँगा। मैं कहा कितने लाख कितने 30,000 की कह रहे हैं। मैं कहा ताफ़ा साहब मैंने उनको 21 भी नहीं 22 भी नहीं देना, 21 जो मैडम लेते थे उनकी ऑनर है। कहते अच्छा मैं गल कराँगा। वो नेक्स्ट डे मुझे ये मिल गई नसीबो। अब ये इनको मैंने, मेरे दोस्त मलक यूनुस साहब, उनका साथ ही मेरे कमरा था, उनके कमरे में अंदर में इनको बैठा के बाहर से ताला लगा के, गर्मियों के दिन थे, मैंने इनको बताओ सुनाओ मुझे तुझे क्या क्या आता है। तो इसने यहाँ से एक गड़वी निकाल ली। अच्छा। मैं कहा तुझे फिर गड़वी ले आए। इसने गड़वी पे मैं इसको मैडम जी का, रेशमा जी का बड़ा बड़े इससे गाने सुने। वो मैं ऐसे ही सुन रहा था शौकिया, मेरे जहन में नहीं था कि मैंने इसको सिंगर लेना है। लेकिन उसकी आवाज़ मुझे थोड़ी सी लड़ी, क्लिक कर गई। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब मैंने कहा कल आपने सेम टाइम फिर आना है 4 बजे। मैंने ताफ़ा साहब से कहा, मैं कहा जी कल रेसल करनी है। मुझे कहने लगे सिंगर। मैं कहा जी सिंगर नवी। कहते मुझे बताओ यार मैं सबको जानता हूँ। मैं कहा सर जी तुम आओ तो सी। बहरहाल ताफ़ा साहब आ गए, ढोलक वाला उन्होंने आ गया। वो आके पहले बैठी थी साथ वाले कमरे में, फिर उनको बैठा के मिल गया। वो जाते हैं उनके पाँव पर, हाँ साहब ताफ़ा साहब ये वो। ताफ़ा साहब ने मेरी तरफ गुस्से से देखा, वो बैठ गई। उसको कहने लगी तू फलां के बेटी है, तेरे बाप का ये नाम। मैं सबको जानता हूँ। मैं कहा जी बिल्कुल साजी जानते हो, चलो तुम गाना तो सुनाओ। ताफ़ा साहब ने उनको अपना ये गाना सुनाया सिर्फ इसलिए कि ये सुन के मुझे दाद देगी, जिदा यार जुदा, जिनकी उन्होंने सताई की 2-3 मरतबा। तो ज़ाहिर है वो अच्छी थी। सब ने कहा जी वाह खान साहब वाह। वो उसी फ्लो में मैंने कहा, मैं कहा अब तू कह। मैं कहा साजिद अरद करो सुनो। वो 1 दफ़ा सुना, 2 दफ़ा सुना, मुझे ओके कर गई। ताफ़ा साहब ने बाजा बंद किया। मैं कहा ताफ़ा साहब इन्हें ओके करो। तो ताफ़ा साहब गर्मी खा के बाहर आ गए। अच्छा, मतलब उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ? नहीं, बाहर आ गए। तो बरामदे में मुझे बाहर बुलाया, कहता यार तू की करें, एडा बड़ा गाने का खाना खराब कर लगे। मैं कहा सर जी एडा अच्छा तो कह रही है। कहता इश्क इसक कह रही है, जो मैक से खलो गए हेडफोन लगेगा थाम बेजर करा देगी सर। मैं कहा सर जी बहुत अच्छा गा रही है। वो गर्मी खा के चले गए। मैंने उनको कहा, वो अब मेरी मिन्नतें तरले कर रही हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, जब भी गाओगे आप गाओ। बार मेरी फिल्म की शूटिंगें शुरू हो गई, हम शूटिंगें कर रहे हैं। महीने बाद ताफ़ा साहब फिर खुद ही आए। अच्छा। उसी फिल्म की शूटिंग हो रही थी देसंदा राजा बारी स्टूडियो में, रात के टाइम आ गए। मुझे कहते हैं हाँ जी भलवान जी। मैं कहा ताफ़ा साहब साल बाद भी उन्हें गाना है, घंटे बाद भी उन्हें गाना है, तो उसी गाना गवाओ, अगर नहीं अच्छा गाएगी तो फिर कोई और। उन्होंने कहा जी सुबह गाना रख दिया। मैं कहा जी रख दी। जब उसने वो गाना गाया तो कोई म्यूजिशियन घर पे ही नहीं गया। किसी ने उसको 50, किसी ने 10, किसी ने 100। सब ने फिर नज़र की, सब फिर मुझे कह रहे हो कितों ले आए सरवर। वो ही फिर नसीबो फिर ताफ़ा साहब की बेटी बन गई। फिर उन लोगों ने इतना काम किया आपके सामने। फिर रीमा जी का मैंने, रीमा जी ने मेरी फिल्म में काम किया है। अच्छा सरवर साहब, देसांदा राजा फिल्म की बात हो रही है, तो आपने अप्रोच किया था बाबरा जी को, और आपने एक बड़ी अमाउंट भी, सन 2000 की बात है और आज से तकरीबन 23 साल पुरानी बात है, उस दौर में 2 लाख की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। तो आपने बाबरा जी को अप्रोच किया था जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी, तो उन्होंने आपको क्या कहा? अच्छा, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लिंक बता दूँ। शान साहब के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा। मैंने एज ए सेक्रेटरी पुनः भी उनके साथ भाइयों जैसे काम किया है, और हमने फिल्में भी इकट्ठी बहुत ज़्यादा की। जब उनका स्टार्ट था मेरी फिल्म में, वो हीरो थे इश्क जिंदाबाद, और सबसे पहले उनका मेरे से झगड़ा हो गया और मैंने फिर उनको कट कर दिया। फिर अल्लाह माफ़ करे उनके ज़वाल का टाइम आ गया, वो बाहर चले गए, फिर वापस आए, फिर शॉर्ट कट के उनकी मेरी सुलह भी हुई। फिर मैं उनको बहावल नगर ले गया। अच्छा। किसी ड्रामे पे ऐसे ही चक्कर लगाने के लिए। तो बहुत सर्दी थी, बहुत धुंध थी। तो उससे पहले भी शान साहब ने मुझे 1-2 दफ़ा सॉरी कहा। मैं कहा शान साहब मुझे वो वक्त ही नहीं भूल रहा है इस्लामाबाद वाला, जब आपने कहा नहीं मैंने मैरिड में ठहरना है। तो कहते नहीं बस बार इनकी मेरी सुलह की, मैं इनको वहाँ ले गया। वापस आ रहे हैं ना जब वहाँ से, तो आरफ वाला शहर है, वहाँ से एक रास्ता सहीवाल की तरफ जाता है, एक पाकपतन की तरफ आता है। एक लम्हे में अल्लाह पाक ने इनके लिए डिसीजन मेरे जहन में ये लाया।
मैंने कहा मन्नी माफ़ी दिलाऊं? तो मुझे कहता खुदा के लिए। पीछे हमारे बैठा था रसीला साहब, ज़मानुल्लाह साहब, दोनों एक्टर, इनको भी साथ लगे थे। शान ही गाड़ी चला रहा था, मैं साथ था। हम वहाँ से बाबा फरीद सरकार आगे पाकपतन, अल्लाह अकबर। आगे आए तो ताले लगे दरबार पे, चांदी के ताले, एक सेंटर वाला बड़ा है, साइडों के 2 छोटे हैं। जितने गद्दी नशीं, जितने मेन आदमी, सबसे हमने मिन्नतें की कि ये दरवाज़े कैसे खुले। उन्होंने कहा जी सुबह फजर के टाइम जो मतली हैं वो आते हैं, वो खोलते हैं, उनके पीछे लाइन लगती, बकायदा दुरूशी पड़ा जाता, फिर दरवाज़े खुलते। हमने बड़ी स्ट्रगल की, बहुत सर्दी, बहुत ही सर्दी, बहुत ही धुंध। अब हमने डिसीजन किया कि जहाँ तो सुबह तक वेट करें। उस वक्त रात का 2:15-2:30 का टाइम था। मैंने कहा जहाँ तो सुबह तक का वेट करें तो जहाँ चलें। तो इतनी देर में उन्होंने कहा एक ट्राई हम फिर कर लें। वो 2 शान साहब और ज़मानुल्लाह एक साइड पे और मैं और रसीला एक साइड पे। वो दरबार के जहाँ वनों के दरख्त हैं, 6 अंदर बड़ी कब्रें हैं, रोज़े हैं बनी हुई, उस साइड पे हम क्या देख रहे हैं कि एक बुज़ुर्ग आदमी, उन्होंने वाइट कलर की तहमत पहनी हुई और सलूका पहना हुआ है। अब हमारा दिमाग बंद हो गया। हमने जैकेटें पहनी, ऊपर चदरें तुसे ली हुए सर्दी में, और वो उनके ऊपर नज़र जब उन्होंने मुझे कहा हाँ बल्लो की कहते हो, तो मैंने कहा बाबा जी फिल्म स्टार शान है, बेचारे का बुरा टाइम थे, सरकार के दर से आए इतफाकिया, फिर किस्मत या नसीब का दरवाज़ा ही नहीं खुलता। तो मैंने कहा हो सकता है इन्होंने शान की, बाबा जी ने कोई फिल्म ना देखी हो, इनकी वालदा की देखी हो। तो मैंने कहा ये फिल्म स्टार नीलो बेगम के बेटे हैं। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, दोनों की तरफ, तो कहने लगा फिर ताड़े चो तो नहीं कोई अंदर जाएगा। मैं कहा नहीं बाबा जी, हम लोग आ गए। मैंने आवाज़ मारी और ज़मानुल्लाह, मन्नी, शान साहब को ऐसे करके आ गए। वो बाबा जी आके अब दरवाजे के सामने, तालों के सामने बैठ गए नीचे। मैं और रसीला इस साइड पे, शान साहब और ज़मानुल्लाह उस साइड पे। बाबा जी ने ऐसे ना ताड़ी मारी, क्लैपिंग की 3 मरतबा। तो रसीले ने जुगल लगा दी, कहते बाबा जी चिड़ियाँ उड़ाने लग पे हो। बाबा जी कहने लगे नहीं बच्चा, अंदर ना हवाई चीज़ इबादत कर रही हो, निकल जान। ये उनके अल्फाज थे। अच्छा। तो इतने लम्हे में हमने एक दूसरे की तरफ गुस्से से देखा कि तू बाबा जी ने जुगत को लाई, तो ताले खुल गए। ये ताले खुले, उन्होंने दरवाज़ा खोला, शान साहब गए और ज़मानुल्लाह ज़बरदस्ती बढ़ गए। तो बाबा जी की हमने कुंडी देखी ऐसे, फिर रसीले ने मैं कहा देख लिया ज़मानुल्लाह जल्दी, बदोबदी बढ़ गया। मैं कहा वादा खिलाफी। ये हम बातों में लगे, तो एकदम ने देखा तो ताले लगे, तो बाबा जी नहीं है। जब बाबा जी नहीं है तो हम लोग वापस, हमारी अक्ल आई है। मैं कहो रसीले, बाबा जी सलूका पाया यार, बस एक कमरे पे सर्दियों ताड़ी ना ताले खुल गए, लब्बो। हम फिर सुबह तक उनको ढूंढते रहे, वो हमें नहीं मिले। फिर वो ऐसे मुतल्ली जो वहाँ के थे वो आए, उनके पीछे हम भी लाइन में लगे। उन्होंने बकायदा दुरूद शरीफ पढ़ा, ताले खोले, और किसी को पता नहीं कि अंदर 2 बंदे बैठे हुए रात के। फिर हम वहाँ से निकले, कसूर आके नाश्ता किया, वापस आ गए। शॉर्ट कट के शान साहब के महीने के बाद पहली फिल्म लगी, बुरे टाइम के बाद, घूंघट, सुपरहिट। बिल्कुल। दूसरी उनकी फिल्म लगी निकाह, सुपरहिट। तीसरी फिल्म उनकी लगी संगम, सुपरहिट। बिल्कुल। इस वक्त तक भी मैं 2-3 फिल्में बना चुका। हम इकट्ठे ऑर्डर थे इस्लामाबाद में, तो वहाँ शान साहब मेरे पास आ गए। तो मेरा एक दोस्त है फाइटर हमारा, वो तारा, वो और मैं दोनों तो कहना तेरे आ रहे नहीं शान साहब। मैं कहा आ जान। वो डायरी लेके आगे शान साहब, पत्थर पे हम बैठ के सारे सिगरेट पीने लग गए। मैंने उनसे 2 फिक्रे के, मैं कहा शान साहब अगर आप मुझे मुलाजमत रखने आए तो वापस चले जाएँ, अगर आपने मुलाजमत करनी है तो आ जाएँ। मुझे कहने लगे मैंने मुलाजमत करनी है। मैंने उनसे डायरी पकड़ ली। मैंने कहा बात ये सर, 100 खाने हैं, 1 से 100 तक, 99 आपके, 1 मेरा, आपने उस पर अमल करना है। 99 आपके। कहते वो क्या? मैंने कहा जो मैंने आपको टाइम देना है आपने उस टाइम पे आना है। थे ओके। इनके इस मौके पे मैं उनके साथ सेक्रेटरी हो गया। यहाँ फिल्म शुरू हो गई थी, चूड़ियाँ बन रही थी, तो मेरे जहन में ऐसे प्लानिंग आ गई। उस वक्त ये पेंटें शर्टें वाली फिल्म फ्लॉप शुरू हो गई, काफ़ी बुरा हाल। तो ये मेरे जहन में स्केच आया, देसां दा राजा। मैं परवेज़ राणा साहब डायरेक्टर, मोहम्मद कमाल पाशा साहब राइटर, इनको गाड़ी में बैठाया, फरूखाबाद ले गया। वहाँ 2 नहरों को सेंटर में इनको बैठाया, चारपाई पे खाने का आर्डर दिया, इनको मैंने बात सुनाई, इन्होंने वो फिल्म लिख दी, देसां दा राजा। अब जब वो फिल्म अनाउंस हो गई, सब कुछ हो गया, तो मैं सैमा बेगम के पास गया। इनके साथ सेक्रेटरी होते थे नीफ शाह जी, अल्लाह उनकी भी बख्शिश हुए। उनके मेरे पैसे डिसाइड हो गए। सैमा जी ने शॉर्ट करके इनकार कर दिया, अच्छा, कि मैंने नहीं करना। फिर मैं रेशम जी को कहा, उन्होंने 3 लाख मांग लिया। मैंने कहा अच्छा। मैंने पप्पू से और जौहर यहाँ आते थे, एक ड्रेस मास्टर बड़े प्यारे आदमी थे हमारे, मैंने उनसे बात की। मैं कहा यार बाबरा बेगम चलिए ट्राई करिए, कहता करने। हम तीनों लोग चले गए बाबरा बेगम के घर। सारी रात सुबह तक गप्पे लगाते रहे। मैंने उनको पूरा रोल सुनाया मुकम्मल। कहती मुझे पंजाबी
ठेठ पंजाबी बोलते जब उनका मूड अच्छा हो। तो मैंने जब इनका स्टार्ट था उस वक्त भी इनके साथ मैंने काम किया है, वो उनको पता है जब मुझे पता है, वो वक्त मैंने इनके साथ काम गुजारा है और बहुत अच्छा इनके साथ मेरा टाइम गुजारा। बहुत बड़े पाकिस्तान की स्टार हैं, बिल्कुल बड़ा नाम है। बिल्कुल। और सारी रात गप्पे लगाने के बाद मुझे कहने लगे ये सरवर आपकी फ़िल्म का बहुत अच्छा रोल है। मैंने बड़ा अच्छा लगा, काश के मैं कम कर रही होंगी तो मैं ज़रूर कर दी। बहरहाल तुम उन्हें दस अगर मैं फिल्म से काम करांगे तो तुम उन्हें कितने पैसे देंगा। मैं कहा सर साड़ा कोई रेट नहीं गा, जेडे बड़े तुम स्टार हो, लेकिन मैं तुहानू 2 लाख दे दांगा। कहती थोड़े पैसे नहीं। मैं कहा बजट ही इन्ना है। पर उन्होंने कहा नहीं मैं पैसे की गल नहीं की सर, पर वैसे ही मैं काम नहीं करना। मैं कहा ओके सर। मैं कहा देख लेने। कहते सुबह हम वहाँ से वापस आ गए। फिर एक हम इस्लामाबाद कुछ दिनों के बाद फिर शूटिंग पे थे, दुनिया देखेगी। तो वहाँ एक तरफ सैमा जी का पैगाम आ गया कि पैसे भेजें, दूसरी तरफ रेशम जी मेरे पास आके बैठ गए कि दो जी पैसे। मैं परेशान हो गया कि दोनों ने मुझे इनकार किया, इनको क्या हो गया। मैंने रेशम जी को कहा, मैंने कहा मैंने तो पैसे सैमा जी को दे दिए, कि उनका भी पैगाम आ गया था जी। तो फिर सैमा ने वो मेरी फिल्म की। सैमा जी का भी जब स्टार्ट हुआ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे एक दोस्त अल्लाह उनको जनरल नसीब पर, उनका नाम था अकरम खान साहब। उस वक्त मैं प्रोड्यूसर नहीं बना था, एज ए हेयर स्टाइल ही काम करता था। रीमा जी फिल्म लाइन में थे उस वक्त, इनका भी करता था। तो हम रोज़ बहस कर, मुझे प्रोड्यूसर बनने का बहुत शौक था। वो मुझे कहने लगे कि मैं तेरा ना इस फिल्म से फिल्म साजा ना दांगा नाल सरवर हीरवन लप लैक, क्योंकि वो अंजुमन बेगम का बहुत बड़ा टाइम था, उन्होंने उसकी फिल्म नहीं की अंजुमन बेगम ने। हम रोज़ बातें करते थे उनके कमरे में। उन दिनों में उस्मान पीराज़ादा साहब की एक फिल्म थी गोरी दियाँ झांझरा, बाबरा बेगम उसमें हीरोइन थी। उस रूम में वो एडिटिंग करते थे, वो अक्सर हमारी बातें सुनते थे। अच्छा। वो एक दिन कहने लगे कि यार तुहानू अजे तक हीरोइन ही नहीं लभी। इससे पहले हमें 1-2 लड़कियों को देखा भी, एक रीना सिद्दीकी साहबा थी, स्टेज में बड़ा नाम हुआ उसका। बिल्कुल। बहरहाल उस्मान पीराज़ादा साहब ने कहा यार मैं एक कुड़ी देखी है, तुसी उन्होंने जाके मिलो, जो जी तुसी लभदे हो जी शायद तुहानू पसंद आ जाए। उन्होंने हमें एड्रेस दिया। एक डायरेक्टर थे हमारे बहुत सीनियर, ऐसे अफाकी साहब माल्टोन में रहते थे, उनके घर वो किराए पे थी। मैं और अकरम खान साहब गर्मियों के दिन उनके घर चले गए। उनका बनवाई भट्टी साहब वो मिले, उनकी बड़ी बहन मिली, सैमा जी बाहर से कहीं से आए, आके बैठ गए, दुआ सलाम हुई, खामोश बैठ गई। मैंने इनसे कहा जी कोई बात कोई गलत करो, बोलो तो कहने लगे बात क्या बोलो। मैं कहा सर बोलोगे तो सानू तुहाडे एक्सप्रेशन का पता। शॉर्टकट कि दूसरे दिन हम गाना ले आके टेप उठाई है, वो जो फिल्म में इन पर गाना करना था वो गाना इनको थोड़ा सा सुनाया, वो फिल्म में हीरोइन साइन होगी। ये सैमा जी का स्टार्ट है और उनको सारा पता है। बहरहाल एक बात है कि कम आर्टिस्टों ने ऐसा वक्त गुजारा जैसे सैमा जी ने फिल्म इंडस्ट्री में गुजारा। बिल्कुल। आज तक ना कोई उनका स्कैंडल है, ना कोई छछोरापन है, रिस्पेक्ट कराती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं। किसी ने कोई ज़्यादती भी की है तो अल्लाह पे छोड़ देती हैं। बहुत हसीन खूबसूरत टाइम उन्होंने गुजारा है। मेरी उनके लिए ये दुआ है कि अल्लाह उनका आखिरी टाइम बहुत अच्छा करे, जिससे मैं डरता हूँ, क्योंकि उनको खाने वाले मिले हैं जितने मिले। बस सरवर साहब आपसे ये पूछना है कि जब आपने पहली बार, जैसे आपने बताया था शुरू में कि सायका जी का आपने हेयर स्टाइल किया, तो पहली बार जो आपको अमाउंट मिली थी वो कितनी मिली थी, यानी कि जो पैसे मिले थे, और सबसे ज़्यादा किस आर्टिस्ट की तरफ से आपको पैसे मिले? अच्छा, हम पैसे लेते थे फिल्म साज से। अच्छा। आर्टिस्टों से नहीं लेते थे। अच्छा। तो हमारा एग्रीमेंट होता है प्रोड्यूसर के साथ, फिल्म साज के साथ। कहने का मकसद ये है कि जिस आर्टिस्ट का आपने स्टाइल किया है ना, वो मैंने फिर बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। अंजुमन बेगम के दौर में मैंने बहुत पैसे कमाए, रीमा बेगम के दौर में। अच्छा। जब मैं छोटा भी काम, मैंने पैसा बहुत कमाया। हाँ जी। और एक पूरी फिल्म में आप पूरे हेयर स्टाइल आप? हाँ जी तकरीबन बड़े। एक फिल्म के कितने चार्ज करते थे आप? वो जैसे हालात थे उसके मुताबिक। किसी दौर में हम 2-2 हज़ार की भी फिल्म करते थे, किसी दौर में 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार की फिल्म होती थी, ऐसे ही स्टेप बाई स्टेप, समझते। फिर कन्वेस अलहदा मिलता था, खाना चाहे हर चीज़ फिल्म साज ने देनी है, समझते। वो बड़ी असुलतें होती थी, बड़ा काम ही बहुत था। कौन सी आर्टिस्ट थी जिनके साथ आपका बहुत अच्छा वक्त गुजरा? कौन सी थी जिनके साथ लड़ाई झगड़ा भी हो गया और उनका कभी हेयर स्टाइल किया हो तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं कोई और करे? काम तो मैंने आपको कहा कि बेपनाट नाजली बेगम, आसिया बेगम, सैका बेगम, दीबा बेगम, सलमा आगा बेगम, अंजुमन बेगम, गौरी बेगम, यास्मीन खान, फरदौस बेगम, सपना जी, नादरा बेगम, मदिया शाह बेगम, बेपनाह आर्टिस्टों का मैंने सबका ही काम किया है, सबका ही। और हर दौर में जब तक मैंने हेयर स्टाइल का काम किया मैंने बेपनाह पैसा कमाया। उसके बाद फिर मैंने 2 आर्टिस्टों के साथ सेक्रेटरी पुणे गया, शान साहब के साथ और मोहम्मद राना साहब के साथ जी, दोनों के साथ। शान साहब के साथ तो एक दफ़ा किया, दोबारा छोड़ दिया। एक फ़िल्म भी हमने प्रोड्यूस करने की कोशिश की, 4 ने बनी, झगड़ा हो गया, फिर वो मैंने अकेले ने बनाई, निज़ाम लोहार।
तो फिर उसके साथ मोमी साहब के साथ काम किया। अब ना कोई हमारा ऐसा कोई स्टार है कि जिसके साथ काम कर सके। फिर 8-9 फिल्में प्रोड्यूस की हैं, आपको बताया है। जी जी। हाँ जी। अल्लाह ने मुस्तकबिल के क्या प्रोजेक्ट है आपके? अभी भी ये कि अब जो फिल्म इंडस्ट्री लोग यहाँ की है, पंजाब की जवाल में है, क्यों जब हम लोग फिल्म बनती थी तो 60 लाख की, 80 लाख की, 1 करोड़ की, 30-40-50 लाख की बनती थी। अब पाकिस्तान में फिल्म का बजट स्टार्ट ही 5 करोड़ से शुरू होता है जी जो अब है। जी। तो अभी इतने वसाइल नहीं हमारे, जब अल्लाह कभी ऐसा करेगा तो बनाएंगे फिल्म ही। इसी स्ट्रगल में ज़िंदगी गुजर गई है, बकाया हिस्सा भी यहीं गुजरना है। हाँ, हमारी नज़र में आज जो काम हो रहा है, आज से 50, 45, 40 साल पहले, 35 साल पहले जो होता था ना पाकिस्तान में, वो बहुत मुश्किल था जी। अब तो आप अपना लाइव शॉट अपने सेट पे देख रहे हैं। बिल्कुल। उस वक्त अंधेरे का काम था कि लैब में जाएगा, प्रिंट होगा, डेवलप होगा, देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब तो आप ऑन द सेट अपना शॉट देख। अब इस दौर में भी अगर कोई बंदे से अच्छी मूवी नहीं बन रही तो वो उसकी बदनसीबी। बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो आप शॉर्ट टू शॉर्ट लोगों को कॉपी कर रहे होते हैं मोबाइल से निकाल के, मुश्किल ही नहीं है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं। बिल्कुल। फिर आप ऑडियंस से ना खेल सके तो आपकी बदनसीबी। अभी भी आप माशाल्लाह से एवर न्यूज़ स्टूडियो में आ रहे हैं, तो बचपन का जो शौक था वो आज तक कायम है। हाँ जी, वो इसलिए कि देखो सर, मैंने अब कंप्रोमाइज़ किया ना। मैंने जब आपको कहा बचपन के, मैंने अंदाज़ा खुद लगाया कि मैं एक्टर नहीं बन सकता जी। मैंने हेयर स्टाइल का शोबा अख्तियार किया, मुझे पता है इसकी एंड ये है, वहाँ तक पहुँच गया। मैंने कहा फिल्म इंडस्ट्री में इससे आगे और भी बहुत शोबे हैं। फिर मैंने ये ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनने का मुझे शौक था, मैं हर दफ़ा डिसीजन लेता था, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये जिसका काम उसी को साजे। मुझे फिल्म मेकिंग का ही अल्लाह ने एक शोबा दे दिया, इसे में अल्लाह बरकत डाले। और मेरी विश है, मैंने एक थिएटर रखा हुआ है, बशीर नियाज साहब ने वो मेरी कहानी लिखी हुई है। उस फिल्म का नाम है सुनती है मानती नहीं जी। जब भी कभी शुरू करूँगा इस टाइटल को करूँगा, और अच्छे लोगों के साथ, अच्छे टेक्नीशियनों के साथ करूँगा इंशाल्लाह, और अच्छे वसाइल के साथ करूँगा। सरवर साहब अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। तो इंटरव्यू से ही पता चल गया कि जो आप कहते हैं वो करते ही ज़रूर हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अच्छा, उसके लिए बेस्ट विशेस। बाकी शाकिर के लिए कुछ ज़रूर कहें, क्योंकि मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपसे उन्होंने ही मिलवाया है। ये शाकिर साहब से ये इत्तफाकी मुलाकात हो गई इंडस्ट्री में ही, और शाकिर साहब से इतनी मुझे मोहब्बत हो गई कि बहुत स्वीट, बहुत प्यारे, बहुत धीमे, बहुत सच्चे इंसान है। किसी के अंदर का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी अक्ल और अपनी सोच के मुताबिक जितना इनको पाया, ही इज़ गुड मैन। बहुत मुखलिस स्वीट इंसान है, किसी से लालच नहीं 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 नहीं, बेलौस आदमी, लोगों की मदद करने वाला है, लोगों से प्यार करने वाला है, जो बिजनेस में कारोबार में कमिटमेंट की उससे पूरा उतरने वाला है। कोई ऐसे बंदे से मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा बंदा नहीं होगा जो कहेगा कि मुझे कोई तकलीफ़ है। जी बिल्कुल, ऐसे इंसान है। और मेरी इनके लिए दुआ है, अल्लाह इनको इज़्ज़त है, आमीन। अल्लाह इनको। हाँ, एक तकलीफ़ है आपके चैनल से, क्योंकि मुझे बड़े बड़े चैनल में बड़े बड़े लोगों की ऑफ़र है, मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। आप इसको आपने चलाना ज़रूर है। रईस साहब के साथ भी मैंने काम किया एज ए टेक्नीशियन, एज ए प्रोड्यूसर। इज़हार काजी साहब, इस्माइल शाह जी, ये बहुत बड़े लोग, हैदर चौध साहब, हसन तारक साहब, क्या मैं आपको, भाई डार साहब, असलम ईरानी साहब, MJ राना साहब, इफ्तिकार, बड़े लोगों के साथ जी। बड़ी दुनिया, रज़ा मीर साहब, बड़ी दुनिया, मसूद रहमान साहब, मसूद परवेज़ साहब, नबी अहमद साहब, बाबर बराज साहब, क्या मैं, शबाब साहब, ज़फ़र शबाब साहब, जिन जिन लोगों से हमने काम किया ना, हम अनपढ़ लोग हैं, लेकिन हमने ये थोड़ी बहुत गुफ्तगू जो अदब है ना, उन्हीं से सीखा है। वो बड़े लोग थे, बहुत ही काबिल, उनको देख के दिल करता था कि उठ के खड़े हो जाए। इतनी वो मोहब्बत अपने से छोटे बंदे से करते थे, इतना प्यार देते थे। जब काम है उस वक्त वो बदीद, काम के बाद वो ऐसे सब में हो जाते थे, हम कहते थे कि ये वही हैं। तो वो जो वक्त जो लोग गुजर गए हैं, अब ज़िंदगी के चंद दिन है, कितने, ये मेरे अल्लाह पाक को पता है। बोनस की ज़िंदगी हर वक्त अल्लाह तैयार है, लेकिन कोशिश और स्ट्रगल अब भी यही है कि कोई ना कोई मैसेज ऐसा दे जाऊँ लास्ट टाइम पे फिल्म में जी। वो मैंने आपको बताया है, सुनती है मानती नहीं। ये मैंने फ़िल्म बनानी है, जब भी मुझे अल्लाह मौका देगा। दूसरा, मुझे ये तकलीफ़ है कि इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह की है, अल्लाह देने वाला है, लेकिन वो लोग बहुत बदनसीब होते हैं। वक्त तो उनका गुजर रहा है, बहुत अच्छा गुजर रहा है, लेकिन जो अपने मौसनों से धोखा करते हैं, आई समझ जी। वो गिला है मुझे सिर्फ नसीबों से। अच्छा। हाँ, मैं वो पता है उसको, मैंने ये उसमें भी कहा था, बड़ाया साहब के प्रोग्राम में, सुहेल बड़ाया साहब के प्रोग्राम में, एक दिन जियो के साथ, उनके साथ ही नसीब हो, उसमें मैंने यही कहा था। उन्होंने मुझसे पूछा, जी आपने क्या इनको पाया? मैंने उनसे कहा, मैं कहा बड़ाया साहब, जो कल इनके बहुत नज़दीक थे वो आज इनसे बहुत दूर हैं, जो कल इनसे बहुत दूर थे वो आज इनके बहुत नज़दीक हैं।
आज भी यही कहता हूँ। आज तक वो ख़तून 22 साल 2000 में वो आई है, उसको वो याद रखना चाहिए वक़्त। आज तक मैं उसको गाने के पैसे देता हूँ, चाहे वो कम देता हूँ। जितने शो लोगों के कराए उसके पैसे देता हूँ। जो मेरे पास बंदा आता है, मेरी मजबूरी बन जाती है कि यार ये इसके हाथ का लगाया बूटा है, तो ज़ाहिर है जिसने मेरे पास है ना, तो उसकी स्ट्रगल होने के मेरा 1,50,000 कम हो। लेकिन मैं जब भी आता हूँ, काम मैं इनसे करवाता हूँ, ये करते भी हैं, लेकिन मेरा दिल दुखा के वो मुझे तकलीफ़ होती है बहुत। जब मैं सामने होता हूँ तो ऐसे मिलते हैं कि जैसे इनका मैं बहुत बड़ा मुर्शिद हूँ, लेकिन बेहिस्सी इनकी ये है कि आज तक दिन हो, दिहाड़ हो, गमी हो, खुशी हो, कभी इसने मेरे घर का दरवाज़ा नहीं देखा। नहीं तो कुछ नहीं तो आदमी अपने मौसम के यहाँ ईद पे किसी बहाने केक का ही ले जाता है। अल्लाह ना करे हमें इनका मथाज। मैं एक बात कर रहा हूँ जी, ये इस पे मुझे बहुत गिला है। चलें, उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद वो इस चीज़ को समझेंगी, आपकी मोहब्बत को समझना चाहिए, नहीं तो सदाबाची तो अल्लाह की है सर जी, उनको समझना चाहिए, सदाबाची अल्लाह की है। जी बेशक बेशक। हम तो आज भी अपनी इंडस्ट्री में हैं और जब तक सांस है यहाँ ही रहना है। चलिए सरवर जी, आप आपसे इजाज़त चाहेंगे। बहुत अच्छा लगा और बहुत तवील इंटरव्यू हुआ, पर बहुत अच्छी बातें की आपने, अपनी स्ट्रगल दौर से लेके अब तक की सारी बातें आपने शेयर की। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी मुलाकात होती रहेगी और मज़ीद आपसे मालूमात लेंगे, क्योंकि फ़िल्म इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से जितना बोले तो ख़त्म नहीं होगा मवाद। अब ख़त्म ही नहीं। देखें ना, मैंने आपको शोर मुनव्वर साहब के साथ, लाला सुधीर साहब के साथ, किन किन लोगों के साथ, दर्पण साहब के साथ, नैयर भाभी के साथ, हमने संतोष साहब के साथ, शराबी बड़ी काम किया, लेकिन हमारा वो स्टार्ट था इंडस्ट्री में बिल्कुल उस वक़्त 72, 73, 74 में मैं सुपरस्टार हेयर स्टाइल हो गया था 74 में। तो बड़ा पैसा, बड़ी मैंने बहरहाल अल्लाह पाक मेरा देने वाला है, मेरी क्या औकात है। बेशक। चलें जी, मुझे इंडस्ट्री ने बहुत कुछ दी है। इजाज़त दीजिएगा। हाँ, थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, आपके चैनल को सुपर डुपर करे, हमारी आपके साथ दुआएं, और आप ऐसे ही अच्छे ख्यालात लोगों के तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह। अल्लाह।